वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में जहाँ तक हमने पढ़ा था वो था कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रा का थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस लिया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रा कैसे काम करता है। ठीक है, पहले पढ़ते हैं कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रा, उसके बाद पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा। तो पहले हम लोग कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रा ही पढ़ लेते हैं। देखो, जब कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रा पढ़ा तो उसके अंदर दो चीज थी। एक तो क्या था, मेटल का टारगेट था यानी कि एनोड था। दूसरा क्या था, इलेक्ट्रॉन्स थे। केवल दो ही चीजों पे वो काम कर रहा था। इलेक्ट्रॉन आपको पता है उतना ही ज्यादा एक्साइट होंगे जितना आप उसको वोल्टेज ज्यादा दोगे। तो अगर वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्साइटिंग होंगे, अगर वोल्टेज की वैल्यू कम है तो इलेक्ट्रॉन कम एक्साइट होंगे। यानी कि कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रा में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स था या फिर जो भी इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी थी वो केवल और केवल उस ट्यूब की वोल्टेज पे डिपेंड कर रही थी, वो उस मेटल के टारगेट पे डिपेंड नहीं कर रही थी। तो पहला पॉइंट जो नोट करने का वो यही है, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ ट्यूब वोल्टेज एंड नॉट ऑन दी मेटल टारगेट। ये मेटल टारगेट पे डिपेंड नहीं करती, केवल और केवल उस ट्यूब की वोल्टेज पे डिपेंड करती है। अगर ट्यूब की वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो आपका जो एक्सरे स्पेक्ट्रा है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, अगर ट्यूब की वोल्टेज घटा रहे हो तो एक्सरे स्पेक्ट्रा की वैल्यू कम हो जाएगी। सेकेंड थिंग इज, इसके अंदर जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, E = hc/λ। तो एक्सरे स्पेक्ट्रा की जो वेवलेंथ होगी वो लैम्डा क्या निकल के आ जाएगी, hc/E। तो देखो लैम्डा = hc/E। E की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, hc, h प्लैंक कांस्टेंट, c वैल्यू ऑफ h 6.67 × 10⁻⁻11। c क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और नीचे क्या है, एनर्जी। ये जो एनर्जी होती है किस फॉर्म में होती है, जब भी आपने कोई वोल्टेज अप्लाई की है तो एनर्जी किस फॉर्म में होगी, E × V। E क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, V क्या है जो वोल्टेज आपने दी है। इसको कैलकुलेट करोगे तो लैम्डा आ जाएगा 12400 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई EV। ये फॉर्मूला आ गया कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रा में। जो कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रा की वेवलेंथ है उसका 12400 डिवाइड बाई E और V। E की जो वैल्यू है वो फिक्स है, कितनी वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की, 1.9 × 10⁻⁻31 सॉरी -27। और V क्या है, वोल्टेज जो अप्लाई करेंगे। तो देखो ये किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रही वेवलेंथ, केवल और केवल V यानी कि वोल्टेज की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। अब इसका स्पेक्ट्रा देखते हैं, यानी कि वेवलेंथ कैसे चेंज होती है। अगर वेवलेंथ को वोल्टेज को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो ये वेवलेंथ की जो पीक है वो कैसे चेंज होती है, एक बार उसको चेक करते हैं। मान लीजिए एक साइड में बनाती हूँ ग्राफ, इस तरफ मैं बनाती हूँ वेवलेंथ और इस तरफ बनाती हूँ वोल्टेज। जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी वैसे वैसे इसकी वेवलेंथ पे, कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रा की वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह से होता है। जैसे जैसे आप इस वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे जो पीक है, वेवलेंथ की जो पीक है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होती जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे आपकी वोल्टेज मान लेती हूँ 5 किलोवोल्ट थी, इसके लिए 10 किलोवोल्ट थी और इसके लिए जो है वो है 15 किलोवोल्ट। और ये जो स्पेक्ट्रा है ये कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रा है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा वोल्टेज की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, वो बात बाद में देखेंगे, केवल कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं। तो कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रा में जो वेवलेंथ होती है वो ट्यूब वोल्टेज पे डिपेंड करती है। और कैसे डिपेंड करती है, इस तरह से। ये कंटिन्यूस एक्सरे का स्पेक्ट्रा है। और ये जो पीक आपको दिखाई दे रही है ये पीक है वेवलेंथ की। तो जैसे जैसे पहले 5 किलोवोल्ट थी, फिर 10 किलोवोल्ट हुई, फिर 15 किलोवोल्ट हुई, जैसे जैसे
वोल्टेज बढ़ती जाती है वैसे वैसे पीक जो है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होती है। अगर एग्जाम में आ जाए कि जैसे जैसे वेवलेंथ जैसे जैसे आपने ट्यूब वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाई तो बताओ कंटिन्यूस एक्स-रे स्पेक्ट्रा में वेवलेंथ की पीक किस तरफ शिफ्ट होगी, तो हमेशा ध्यान रखना है लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगी। और ये पीक जो है वो स्टीप है, यानी कि इसकी चौड़ाई जो कम है और जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चौड़ाई वैसे वैसे पीक घटती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक था आपका कंटिन्यूस एक्स-रे स्पेक्ट्रा। अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे स्पेक्ट्रा। कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूस एक्स-रे स्पेक्ट्रा में वो ट्यूब वोल्टेज की वजह से जैसे जैसे ट्यूब वोल्टेज बढ़ा रहे थे इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन बढ़ रहा था और जैसे ही वो मेटल टारगेट पे जाके हिट करेंगे मेटल अपने आप को लूज अप करेगा, यानी कि अपने आप को कूल डाउन करेगा, तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उन इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से कंटिन्यूस एक्स-रे स्पेक्ट्रा हमें मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक जो एक्स-रे का स्पेक्ट्रा है वो ट्यूब वोल्टेज पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, उसमें ट्यूब वोल्टेज का कोई काम ही नहीं है। मान लीजिए ये आपके पास किसी एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके बाहर बना लीजिए आप शेल्स। ये शेल कौन सी होगी, के शेल, उससे बाहर वाली एल, उससे बाहर वाली एम और उससे बाहर वाली एन। ठीक है, ये के शेल, एल, एम और एल। ये बात आपको ही पता है जब बाहर से कोई भी एनर्जी दी जाती है तो सबसे बाहर वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलता है। मान लीजिए इसमें कोई इलेक्ट्रॉन था, जब भी आप बाहर से कोई एनर्जी देंगे तो हमेशा ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। लेकिन आपने कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया और इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन बाहर वाली शेल में से ना होकर अंदर वाली शेल में से हो गया, तो इलेक्ट्रॉन इसके शेल में था और उसका इंजेक्शन हो गया। तो अगर अंदर वाली शेल में से इंजेक्शन हुआ इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो ये जो जगह है ये फिल कर दी जाएगी या तो एल वाले इलेक्ट्रॉन से या फिर एम से। अब मान लीजिए इस एल में इलेक्ट्रॉन था तो ये एल शेल का जो इलेक्ट्रॉन है ना ये इस इलेक्ट्रॉन की जगह पे आ जाएगा। समझ में आया? बाहर से आपने कोई एनर्जी दी, इनर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, या तो के में से निकले या एल में से निकले या एम में से निकले, इस किसी भी शेल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो उस इलेक्ट्रॉन की जगह को उससे आउटर मोस्ट शेल वाली जो इलेक्ट्रॉन की जगह है वो फिल कर देगी, ये वाली जगह खाली नहीं रहेगी क्योंकि अंदर वाली शेल में से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता। तो इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन होने की वजह से जो स्पेक्ट्रा मिलता है उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे स्पेक्ट्रा। आइए समझ में लिखो एक बार। ड्यू टू इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इनर शेल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, द स्पेस इज फिल्ड अप बाय, उस स्पेस को भर दिया जाता है, द स्पेस इज फिल्ड अप बाय द इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल, उससे बाहर वाली कोई शेल थी उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन था उसने स्पेस को भर दिया। दिस स्पेक्ट्रा corresponds to कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे स्पेक्ट्रा। देखो इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन होने की वजह से जो भी एनर्जी एमिट आउट होगी वो एनर्जी कौन सा स्पेक्ट्रा देगी, कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे स्पेक्ट्रा। तो आया समझ में? अब इस पूरे के पूरे फेनोमेना में कहीं भी वोल्टेज का कोई रोल नहीं है, तो ये जो पूरा का पूरा फेनोमेना है ये केवल इस मेटल टारगेट पे डिपेंड करता है कि आपने मेटल कौन सा यूज किया है। तो कैरेक्टरिस्टिक और कंटिन्यूस में एक डिफरेंस क्या हो गया, कंटिन्यूस में जो एक्स-रे का स्पेक्ट्रा था वो किस पे डिपेंड कर रहा था, ट्यूब वोल्टेज में, वो मेटल टारगेट पे डिपेंड नहीं कर रहा था। लेकिन इस केस में जो स्पेक्ट्रा है कैरेक्टरिस्टिक में वो किस पे डिपेंड करता है, मेटल टारगेट पे डिपेंड करता है, ट्यूब वोल्टेज उसका कोई रिलेशन नहीं होता। तो ये मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस था कंटिन्यूस और कैरेक्टरिस्टिक में। अब देखते हैं इस केस में जो वेवलेंथ है वो कैसे डिपेंड करती है।
1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर इंफिनिटी सिग्मा 1 अपॉन एन एस स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वेयर सिग्मा जेड। तो देखो ये फॉर्मूला हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। 1 अपॉन लैम्डा वेवलेंथ आर इंफिनिटी रिडबर्ग कांस्टेंट सिग्मा ये भी एक कांस्टेंट है, जेड एटॉमिक नंबर, एन एफ यानी कि फाइनल शेल और एन आई जो इनिशियल सेल है, इनिशियल सेल जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, फाइनल शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन गया है। तो मान लीजिए हम कंडीशन देखते हैं कि ट्रांजिशन जो हुआ वो के शेल में हुआ, कि एल शेल में से सबसे पहले जब आपने बाहर से एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन के शेल से बाहर निकल गया, उस के शेल को फिल करने के लिए एल शेल में से इलेक्ट्रॉन आ गया। तो फाइनल शेल कौन सी हुई? एन एफ के शेल। इनिशियल सेल कौन सी हुई? जिसमें से इलेक्ट्रॉन आया है एल शेल। तो के शेल के लिए एन एफ इक्वल टू 1 और एन आई इक्वल टू 2। तो इस पे पुट करो तो 1 अपॉन लैम्डा क्या आ जाएगा? आर इंफिनिटी सिग्मा जेड स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे जेड स्क्वायर होता है, 1 अपॉन एन एफ की जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो आर इंफिनिटी जेड स्क्वायर 1 माइनस 1/4। ये आंसर आ रहा है किसके लिए? वेवलेंथ का फॉर्मूला आ गया कब? जब हम के शेल की बात कर रहे हैं, और इसी को बोला जाता है के शेल के लिए कंटिन्यूअस एक्सरे का स्पेक्ट्रा, और उस केस में वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी? ये। अब बात करते हैं अगर एल शेल हो तो क्या होगा। अगर हम इसकी जगह बात करें एल शेल की, तो एल शेल में वेवलेंथ क्या होती है? 1 अपॉन लैम्डा, पहले फॉर्मूले को दोबारा से, आर इंफिनिटी सिग्मा माइनस जेड का स्क्वायर 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई का स्क्वायर। एल शेल के लिए क्या हो जाएगा? एन एफ की वैल्यू 2 और एन आई की वैल्यू 3 के अलावा 4 भी हो सकती है, 5 भी, 6 भी, अप टू इंफिनिटी, क्योंकि एन आई इनिशियल सेल 2 से बड़ी किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकता है। मान लीजिए मैं स्पेक्ट्रा आपको बाद में बना के दिखाती हूँ, पहले फॉर्मूला देख लो एक बार एल शेल के लिए। तो 1 अपॉन लैम्डा आर इंफिनिटी सिग्मा माइनस जेड का स्क्वायर 1 अपॉन एन एफ, इसकी जगह 2 पुट करो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस एन आई की जगह 3 पुट करो 1 अपॉन 3 का स्क्वायर। तो क्या आंसर आया? 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर इंफिनिटी सिग्मा माइनस जेड स्क्वायर 1/4 माइनस 1/9। तो ये फॉर्मूला था एल शेल के लिए। अगर एम शेल के लिए निकालना हो तो एन एफ इक्वल टू 3 हो जाएगा, एन आई इक्वल टू 4 हो जाएगा, और 4 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा, जिसमें आपको एक्सप्रेशन से ही पता लग रहा है कि केवल जेड की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। जेड की वैल्यू यानी कि मेटल टारगेट की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। जो मेटल होगा उसके अकॉर्डिंग वेवलेंथ आ जाएगी, कहीं भी इसमें ट्यूब वोल्टेज का जिक्र नहीं किया गया है। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा में केवल ट्यूब वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रा में केवल किस पे डिपेंड करेगा? ट्यूब वोल्टेज पे, और कैरेक्टरिस्टिक पे केवल मेटल टारगेट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब एक बार इसका स्पेक्ट्रा बना लेते हैं कि हमें स्पेक्ट्रा दिखता कैसे है। इस गैप को इग्नोर कर दे कि मैंने दोनों या सभी शेल्स में गैप कितना लिया है। ये मैं मान लेती हूँ n इक्वल टू 1 है, यानी कि के शेल है। ये मैं मान लेती हूँ n इक्वल टू 2 एल शेल है। ये n इक्वल टू 3 एम शेल है। ये n इक्वल टू 4 के एल एम एन शेल है। ठीक है, तो इधर देखो n इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन n इक्वल टू 2 से भी हो सकता है, n इक्वल टू 3 से भी हो सकता है, n इक्वल टू 4 से भी हो सकता है। तो एक बार मान लेते हैं n इक्वल टू 2 से हुआ, एक बार मान लेते हैं n इक्वल टू 3 से हुआ, एक बार मान लेते हैं n इक्वल टू 4, और 4 से बड़ी n इक्वल टू इंफिनिटी तक कहीं से भी हो सकता है। तो इसको बोला जाएगा के अल्फा, इसको बोला जाएगा के बीटा, इसको बोला जाएगा के गामा। जो हमारे
स्पेक्ट्रा में पढ़ते थे सेम वही लाइन्स इनको बोली जाएगी। n इक्वल टू 2 से k अल्फा, n इक्वल टू 3 से k बीटा, n इक्वल टू 4 से k गामा। अगर L शेल की बात करें तो n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 में आएगा, n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 में आएगा। तो इसको बोला जाएगा L अल्फा, इसको बोला जाएगा L बीटा। और इसमें ये है m शेल, तो m अल्फा और फर्दर सोन जो आते जाएंगे वो m बीटा, m गामा। और जो सबसे मान लीजिए यहाँ पे कोई सीरीज है n इक्वल टू इंफिनिटी, तो इंफिनिटी से जो आएगा उसको बोला जाएगा m इंफिनिटी या फिर L इंफिनिटी या फिर K इंफिनिटी, और इसी को बोला जाता है सीरीज लिमिट। जब बिल्कुल आउटर मोस्ट शेल यानी कि n इक्वल टू इंफिनिटी से k, जब बिल्कुल आउटर मोस्ट शेल से इनर मोस्ट शेल में ट्रांजिशन हो, उसी को क्या बोला जाता है सीरीज लिमिट। तो देखो आउटर मोस्ट शेल n इक्वल टू इंफिनिटी से किस पे ट्रांजिशन हुआ, n इक्वल टू 1 में, तो ये क्या हो गई सीरीज लिमिट। यहाँ तक था आपका कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रा और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो जो वेवलेंथ का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है, न्यूमेरिकल वहां से आएगा, कंसेप्ट इस बीच की थ्योरी में से कहीं से पूछा जा सकता है। तो आपका काम है कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल दोनों को समझना। अगली जो वीडियो हम करेंगे उसमें हम अपने स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, कौन से वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ESR, NMR स्पेक्ट्रा। तो वो स्पेक्ट्रा बच गए हैं, वो अगली